नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। मॉनसून से पहले उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वहीं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने आज एक अहम कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का मकसद है आपदा से पहले की तैयारियों की समीक्षा और उसकी रूपरेखा तय करना। सीएम धामी ने साफ कहा है कि हम आपदाओं को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनके असर को कम जरूर कर सकते हैं। इसी सोच के साथ वे वर्कशॉप रखी गई है, जिसमें अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी और जरूरी कदम तय किए जाएंगे। भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और चूँकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी पहलुओं पर दिन भर चर्चा होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपने आपदा मित्र की तर्ज पे जो है आपदा सखी की घोषणा की है, इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या काम से? देखिए, आपदा मित्र हमारे पहले से काम करते रहे हैं। आपदा सखी में हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी, तो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा, क्योंकि महिलाएं हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता गठित समिति तकनीकी बिंदु और कर्मचारियों की सेवा अवधि का अध्ययन करेगी। वही रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही नीति तैयार की जाएगी। है कि हम स्टेप बाय स्टेप हमारे उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए आगे नीति लाएंगे, उस पर काम करेंगे। और कल हमने मंत्रिमंडल में सभी लोगों ने एकमत होकर इसको आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है और एक विशेषज्ञ समिति इस पर बनेगी और सभी पहलुओं का अध्ययन करके। वहीं उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 30 मई को कोर्ट का फैसला आया था। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनवाई है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सीएम धामी की भी प्रतिक्रिया आई है। सीएम धामी ने कहा है कि अंकिता भंडारी पहाड़ी बेटी और बहन थी। वहीं जिस दिन ये घटना सामने आई थी, उसी दिन संकल्प लिया था कि पहाड़ की बेटी को उनकी सरकार न्याय दिलाएगी। सीएम धामी ने कहा कि मामले के सामने आने के बाद पुलिस समेत तमाम जांच एजेंसियों को निर्देश देकर सबसे पहले आरोपियों को गिरफ्तार कराया गया था। वहीं इसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने पूरे मामले की जांच और एक एक पहलू का अध्ययन किया। इसी तरह एसआईटी ने सारे सबूत जुटाए। देखिए, अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बहन, जो भी घटना हुई उसका हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और जिस दिन ये घटना हुई, जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे। और जानकारी होते ही तत्काल हमने सभी जितने भी हमारी जांच करने वाली एजेंसियां थी, पुलिस विभाग था, सभी को निर्देश दिए कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। उसने पूरी जांच की, एक एक पहलू का अध्ययन किया, सारे सबूत जुटाए और बहुत सटीक तरीके से उन्होंने विवेचना को आगे बढ़ाया। और लगातार अदालत में पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि वहीं जूजित्सु में भारत को गौरवान्वित करते हुए हल्द्वानी की नव्या पांडे ने इतिहास रच दिया। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित 9वीं एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप में नव्या ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं इस ऐतिहासिक जीत से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ गई है। नव्या जूजित्सु एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बनी। वहीं उनकी इस उपलब्धि पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें फोन कर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा आपने जो है जो ये उपलब्धि हासिल की है, इससे केवल देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लोगों को गर्व है, हम लोगों को, और बहुत खुशी हुई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जब आप आएंगी तो हम लोग भेंट भी करेंगे, और मेरी तरफ से आपके सभी कोचेस को भी, सभी साथियों को, माता पिता को, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा तो पूरा दिन बन गया सर आपसे बात कर, बहुत हो गया सर। चलिए बहुत अच्छा। अभी वापस लौट गई कि अभी वहीं है? हाँ जी सर, मैं बस हल्द्वानी आ गई हूँ सर, कल ही पहुंची हूँ। अरे चलो चलो ठीक है, फिर किसी दिन मैं उधर हल्द्वानी आता हूँ या नैनीताल आता हूँ तो मुलाकात करेंगे, ठीक है, भेंट करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आपने नौकरी दी है मेरे को दरोगा पर। चलो चलो, मैं बहुत अच्छा। घर में माता पिताजी को भी मेरी शुभकामना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। वही कोटद्वार एडीजे कोर्ट ने लगभग 3 साल बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बीजेपी ने इसे न्याय का प्रतीक माना तो वही कांग्रेस ने इसे अधूरा न्याय करार दिया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं या पूर्ण न्याय नहीं है। आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि किन वीआईपी व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने इतने प्रयास किए, जैसे जांच के दौरान साक्ष्य नष्ट किए जाने की मंशा से वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का आदेश, प्रारंभिक जांच में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही और रिजॉर्ट में आग लगाकर सबूत नष्ट करने वालों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। भंडारी मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता की ये दशा की गई, उसका नाम सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। केवल उत्तराखंड नहीं, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अंकिता को की जो हत्या हुई है उसका जो मुख्य कारण जो वीआईपी था उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए, और ये लड़ाई जारी रहेगी। हम मां प्रकृति से और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो वीआईपी जल्दी से जल्दी एक्सपोज। वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कोर्ट द्वारा अदालत के अंकिता प्रकरण में तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा देने के फैसले को देवभूमि के लोगों के लिए संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों के मजबूत सबूतों और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में न्यायिक प्रक्रिया सफल रही। भट्ट ने कहा कि यह फैसला परिजनों की पीड़ा कम करने में सहायक होगा और सभी पक्षों से संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया देने की अपील की। आज न्यायालय द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के संदर्भ में निर्णय लिया गया, अपराधी को सजा दी गई। हम न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा जो भी जांच एजेंसियां थी उनके द्वारा जो भी तथ्य थे जो न्यायालय द्वारा मांगे गए समय पर वो प्रस्तुत किया गया। हम शुरू से कह रहे थे कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हम सदैव खड़े रहे। हमारी अपेक्षा है के मुताबिक यह फैसला आया है और मैं कह सकता हूं कि अपराध उत्तराखंड में किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज के फैसले ने इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों को भी एक सबक दिया है और हम पुनः न्यायालय 1 जून यानी कल कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकालने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कांग्रेस इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस यात्रा को सैनिकों के सम्मान की रैली बताया। वही उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक रैली नहीं है। वही बीजेपी पर निशाना साधते हुए आर्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी सैन्य अभियान का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। वही उन्होंने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में जुटने की अपील की। देखिए,
1 जून और कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद रैली हमारे शौर्य, पराक्रम, वीरता के प्रतीक हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीमा की सुरक्षा की है और आज भी हम सुरक्षित हैं, अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर कांग्रेस 1 जून को ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसमें हम जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों का, उनके परिजनों का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके जो उद्गार है, उनके भाव हैं, उनसे भी हम कुछ सीखना चाहते हैं। और इसमें सियासत नहीं है, ये राजनीति का विषय भी नहीं है। आज भारतीय जनता वही ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता को लेकर देहरादून के डिफेंस सैनिक इंस्टीट्यूट में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सैकड़ों की संख्या में सेना से जुड़े बड़े अधिकारी और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को लेकर सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना के अदम्य साहस और रणनीतिक सूझबूझ और अपार पराक्रम का प्रतीक है और यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मबल का जीवंत प्रमाण बनकर सामने आया, जिसको लेकर आज इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा हुई। देखिए, जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर एक कायराना हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में किया, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम उन आतंकवादियों ने किया। और एक मैं देख रहा था, जब एक बहन के पति को मारा जा रहा था, उससे कहा था कि मोदी को जाके बता देना, तो मोदी जी ने बता दिया कि अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ेगा तो भारत की सेना उसका बदला पाकिस्तान के अंदर घुसकर देगी। इस ऑपरेशन में, जिसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, 100 आतंकवादी मारे गए, 50 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, उनके 9 एयरबेसों को तबाह करने का काम भारतीय सेना ने किया और वहीं पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन हमले किए उनको विफल करने का काम। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही उत्तराखंड में कोरोना वॉरियर्स को अब तक लाभांश नहीं मिलने कर गल्ला एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार को उनका बकाया भुगतान कर 2021 जैसी स्थिति से बचना चाहिए। उन्होंने पूछा कि जब पुराने वॉरियर्स को मुआवजा नहीं मिला तो बाकी लोग जान जोखिम में क्यों डालें। देखिए, ये बात कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी उठाई थी कि जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिन लोगों ने कोरोना के टाइम पे, चाहे वो पैरा स्टाफ हो हॉस्पिटल्स का या अन्य लोग हों जिन्होंने एज अ कोरोना वॉरियर काम किया था, उनको एक तो जॉब से भी हटा दिया गया क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल थे, उनकी कार्य अवधि भी बढ़ाई नहीं गई और उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। जो भी प्रस्तावित था उन्हें देने के लिए लाभ उनको नहीं मुहैया कराया गया। और एक बार फिर आप देख रहे हैं कि कोरोना की जो दस्तक है, अभी जो है 3 डॉक्टर्स को मिला करके 8 लोग जो हैं वो उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस स्थिति में एक तरफ केंद्र सरकार, स्वास्थ्य विभाग आपको हिदायत दे रहा है कि अपने जो अस्पताल हैं उनको जो है हर चीजों से सुसज्जित कर लीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो बेड हो, डॉक्टर्स हो, नर्स हो, अदर स्टाफ हो। तो मुझे ये वहीं नैनीताल के बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन रोकने के लिए चल रहे सुधार कार्यों का सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया और विभिन्न तकनीकी कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।
सांसद अजय भट्ट ने कहा कि करीब 300 करोड़ की लागत से पहाड़ी पर भू कटाव रोकने का कार्य किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से स्थल को मजबूत किया जा रहा है। वहीं इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने बलिया नाला क्षेत्र में 90 परिवारों को जो अभी भी खतरा बने हुए हैं उस पर चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं सांसद भट्ट ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यस्थल की आवश्यकता अनुसार योजना की लागत जो पूर्व में 177 करोड़ थी और बढ़कर 298 करोड़ हो गई थी, वही उसकी स्वीकृति करते हुए धनराशि आवंटन पर उसका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जनता को आगामी वर्षा में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वही जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय राजस्व संवर्धन और अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक हुई, जिसमें रेखीय विभागों को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने और कर अप्रवचन और राजस्व हानि की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। डीएम सविन बंसल ने कहा कि राज्य के लिए गवर्नेंस सभी महत्वपूर्ण होता है, वही राजस्व उपलब्ध हो, क्योंकि राजस्वी राज्य को विकास, सेवा और बुनियादी ढांचे को चलाने के लिए आवश्यक धन प्रदान करता है। जिलाधिकारी ने कर राजस्व और गैर कर राजस्व हेतु शासन द्वारा विभागों के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल करने और राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के निर्देश दिए। वही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है, जहां एक महीने में 16 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वही 35 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। वही धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि युद्ध की आशंकाओं से यात्रा थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन अब दोबारा रफ्तार पकड़ रही है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप में यात्रा से संतुष्ट हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी इसमें बढ़ोतरी हो। इस वर्ष की चारधाम यात्रा हेमकुंड साहब सहित अभी तक 34,58,218 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है और इसमें अभी तक यमुनोत्री धाम के अंदर 2,93,163, गंगोत्री धाम में 2,79,047, केदारनाथ धाम में 6,25,837, बद्रीनाथ धाम में 4,35,226 एवं हेमकुंड साहब में 9,174। ये कुल मिलाकर के अब तक 16,42,447 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और निश्चित रूप में यात्रा बढ़ेगी। अभी युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, जिसके कारण थोड़ी सी यात्रा हमारी धीमी हुई, पर गति फिर पकड़ लेगी। इस समय जैसे जैसे नीचे मैदानी वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार संग बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे। वहीं बद्रीनाथ मंदिर में प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने उनका स्वागत किया और भगवान बद्री विशाल का अंग वस्त्र भेंट किया। वहीं मुख्यमंत्री ने वेद पाठ के साथ विशेष पूजा की और देवभूमि के आध्यात्मिक माहौल की सराहना की। बाद में उन्होंने केदारनाथ पहुंचकर बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। मैं झारखंड से आज उत्तराखंड के पावन धरती पर यहाँ के प्रसिद्ध धाम तीर्थस्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन पर आया हूँ। दर्शन हमने कर लिया है और बहुत ही सुगम, मनभावक दृश्य है। बहुत अच्छा लगा। आज मुझे ये मौका मिला। मेरी ओर से उत्तराखंड वासियों को। वही अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग वारफ के पास बने डेंजर जोन को दुरुस्त करने के लिए लिया भारत सरकार को करोड़ों का बजट स्वीकृत किया है। वही जिसके तहत 17 करोड़ की लागत से सुयाल नदी तल से सुरक्षा और एंकरिंग के निर्माण कार्य गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। इस शिकायत पर एनएच के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया और दीवार के निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही निर्माण एजेंसी को कार्य पर लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई और गुणवत्ता से निर्माण कार्य करने निर्देश दिए। वही ऐसी
अनिल पांगती ने कहा कि निर्माण एजेंसी के एंकरिंग वाला भी को तोड़वा दिया गया। वही सख्त चेतावनी दी कि निर्माण कार्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वही अधीनस्थ अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता से कराने के निर्देश दिए। गुणवत्ता को लेकर सवाल नहीं, उन्होंने एक गलती कर दी थी जिसको हमने तोड़वा दिया है, उसके बाद सही कर दिया गया उस जगह को। और वैसे हमारी और जगह जहाँ पे काम चला गुणवत्ता से चल रहा है। इसमें हमें गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा किसी भी हालत में। हमारे एईजे हमेशा ड्यूटी रहते हैं यहाँ पे वर्किंग के समय। एक्शन साहब भी बार बार यहाँ का दौरा करते रहते हैं, अपने क्वालिटी को मॉनिटर करते रहते हैं। कितनी लागत से बनी है? ये हमारा 70 करोड़ का सेंक्शन था, उस लागत से हमारी बन रही है। उसमें कुछ हमारे वही भीमताल में विधायक ने बाईपास नहर कवरिंग के कार्य का निरीक्षण किया। करीब 7 करोड़ 95 लाख रुपए से निर्मित बाईपास की गुणवत्ता को देखने के लिए विधायक मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यदायी संस्था से नहर कवरिंग का जानकारी ली। वही लंबे समय से बाईपास नहर कवरिंग का कार्य अधर में लटका हुआ था। साथ ही कुमाऊं क्षेत्र को जाने वाले मार्ग में यातायात अधिक होने से जाम की समस्या उत्पन्न होती थी। इस कारण नहर कवरिंग को कुमाऊं क्षेत्र को जाने वाले वाहनों को बाजार होते हुए नहीं जाना पड़ेगा। वही कैची धाम आने वाले पर्यटकों के लिए भी समय की बचत होगी और गाड़ी फर्राटे से बिना किसी समय समस्या के नहर से कवरिंग के कारण आसानी से जा सकेगी। भीमताल के स्थानीय लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी, जिसे पूरा करने का कार्य आज राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। सालों पुरानी समस्या थी हमारे भीमताल नगर की कि बाईपास नहर कवरिंग होना चाहिए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में पूरे पहाड़ का आवागमन हमारे भीमताल से होता है, चाहे पिथौरागढ़ जिला हो, चाहे चंपावत हो, चाहे फिर बागेश्वर हो, चाहे जितने भी ज़िले पहाड़ के हैं, हमारे भीमताल से ही ट्रैफिक जाता है। और कैंची धाम में बड़ी मात्रा में देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और उससे श्रद्धालुओं के आने की वजह से भी भीमताल में लोड बहुत हो रहा है। तो ये बाईपास नहर कवरिंग के लिए हमारे भीमताल नगर पालिका क्षेत्र के और भीमताल वासियों की पुरानी मांग थी, जिसको इस बार माननीय पुष्कर धामी जी के आशीर्वाद से और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आशीर्वाद से नहर कवरिंग की जो पुरानी मांग थी वो पूरी हुई है और जिसमें काम चल रहा है। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंडल अध्यक्ष जी सहित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी पदाधिकारी। वही राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर विपक्ष भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन भाजपा इसे बेबुनियाद बता रही है। भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने कहा कि धामी सरकार युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार दे रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों की भर्ती और अस्पतालों में आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और सरकार इस दिशा में लगातार काम करी। देखिए, उत्तराखंड राज्य आज विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है और चाहे वो सारे विभाग हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के वर्क हों या अन्य काम हो, सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार ने, धामी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने मिलकर के, डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए काम किए हैं। आप खनन में देखें तो रेवेन्यू बढ़ा है, आप अन्य विभागों में देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ रहा है और जो बेरोजगारी दर थी, जो राष्ट्रीय औसत की दर होती है, उसको भी हमने जो है रोजगार देने में हम आगे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर हमने चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, आउटसोर्सिंग हो, सभी माध्यमों से रोजगार देने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास की ओर हर विभाग की अगर जो आप समीक्षा करेंगे तो उन्होंने विकास की ओर आगे कदम बढ़ाए हैं। निश्चित रूप से धामी सरकार आने वाले समय में जो हमने कहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं। वही पौड़ी जिले क्षेत्र में सचिव पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग चंद्रेश कुमार यादव ने विकास खंड जयहरी खाल के सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक ली। वही बैठक में सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुने और उनका मौके पर ही निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और इसके लिए अधिकारियों को फील्ड में सक्रियता दिखानी होगी। सचिव ने जनपद स्तरीय अधिकारियों से कहा कि गांव के विकास के लिए नए और नवाचारपूर्ण कार्यों की पहचान की जाए और उन्हें जिला योजना में शामिल किया जाए ताकि विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन कार्यों की योजना बनाकर आगामी बजट में स्थान दिलाया जाए। आशीष जी ने इसको आयोजित किया था। इसका उद्देश्य ये था कि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग
बीइंग IAS ऑफिसर जॉइंट मजिस्ट्रेट लैंसडाउन के रूप में रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश दिया है कि सारे IAS ऑफिसर्स अपनी फर्स्ट पोस्टिंग के क्षेत्र को एक बार विजिट करें और उसकी बेहतरी के लिए काम करें। तो उसके संबंध में हम यहाँ पे आए थे और लैंसडाउन को आने से पहले हमने विजिट किया। उसके बाद आज लोगों के साथ बैठक की और शाम को जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कुछ ग्रामीण लोग हैं, ये बैठक हमारी अधिकारियों के साथ थी। वो बैठक जनरल लोगों के साथ होगी और उनके साथ बैठ के चर्चा की जाएगी कि लैंसडाउन पूरे तहसील क्षेत्र को कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हब के रूप में डेवलप किया जाए, लोगों की बेहतरी के लिए कैसे काम किया जाए, उस पर काम किया जाएगा। चाहे वो स्कूल क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो। वही राजधानी देहरादून में मानसून से पहले आपदा प्रबंधन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वही कार्यशाला में आपदा से बचाव और राहत बचाव कार्यों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यशाला से निकले निष्कर्षों पर अमल किया जाएगा। वही आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। मानसून सत्र के पहले कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज की जा रही है। इस कार्यशाला में भारत सरकार के जो संस्थान उत्तराखंड में स्थित हैं, हमने जो आपदा के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। किस प्रकार से आपदा में राहत बचाव के लिए, आपदा से पूर्व तैयारी के लिए और आपदा के बाद जो हम पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, किस तरह से काम वो हमारी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। राज्य सरकार के जो विभाग हमारे हैं आपदा में काम करने वाले, सबको बुलाया गया है। सभी अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ साथ हमने जिलाधिकारियों से भी कहा है, सभी जिलाधिकारी VC के माध्यम से अपने 30-40 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहे NB न्यूज के साथ। नमस्कार।